पिछले क्लास में ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। डेल्टा एस आइडियल गैस सिस्टम का। डेल्टा एस आइडियल गैस सिस्टम एन सी वी एल एन T2/T1 प्लस NR/Ln V2/V1। यह प्रेशर के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने लिखा हुआ है NCP/Ln T2/T1 प्लस NR/Ln P1/P2। तो बेसिकली यहाँ पे डेल्टा एस आइडियल गैस सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं, डेल्टा एस आइडियल गैस सिस्टम की, तो आइडियल गैस सिस्टम अलग अलग प्रोसेस में बेसिकली जैसे आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक या एडियाबेटिक प्रोसेस में जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाता है, तो कितना हमें डेल्टा एस सिस्टम का, सराउंडिंग का एंड यूनिवर्स का हमें मिलता है। तो लिखेंगे हम लोग कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस सिस्टम या कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस फॉर आइडियल गैस सिस्टम, ideal gas system undergoing in different thermodynamic process, different thermodynamic process। फर्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं रिवर्जिबल आइसोथर्मल प्रोसेस की, तो रिवर्जिबल आइसोथर्मल प्रोसेस चाहे एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन, आइसोथर्मल है तो T1 इक्वल टू क्या होगा, बोलो? T1 इक्वल टू T2 होगा। तो डेल्टा एस सिस्टम हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, डेल्टा एस आइडियल गैस सिस्टम इज इक्वल टू NCV/Ln T2/T1 प्लस NR/Ln V2/V1। और T1 और T2 इक्वल है, तो यहाँ पे डेल्टा एस सिस्टम हम लोगों को क्या मिलेगा? तो डेल्टा एस सिस्टम हम लोगों को मिला आइडियल गैस सिस्टम के लिए NR/Ln V2/V1। और जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि रिवर्जिबल प्रोसेस नेचर में और यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता है। रिवर्जिबल प्रोसेस नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो डेल्टा एस यूनिवर्स क्या होगा? जीरो। और डेल्टा एस यूनिवर्स जीरो होगा, दैट मीन्स डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल टू डेल्टा एस इनवर्स। और डेल्टा एस इनवर्स जीरो है, तो डेल्टा एस सिस्टम जस्ट निगेटिव होगा डेल्टा एस सराउंडिंग के, या डेल्टा एस सराउंडिंग जस्ट निगेटिव होगा डेल्टा एस सिस्टम के। तो अगर हमें यहाँ डेल्टा एस सराउंडिंग कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा एस सराउंडिंग के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? डी क्यू सराउंडिंग अब बाई टी। पिछले क्लास में हमने पढ़ा है बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, डी क्यू सराउंडिंग इज माइनस डी क्यू सिस्टम बाई टी। और डी क्यू सिस्टम होता है, यहाँ पे आइसोथर्मल में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ आप इस अनुसार भी कर सकते हैं, या आइसोथर्मल में आपने ये भी पढ़ा हुआ है, ध्यान देंगे, अगर डी क्यू सराउंडिंग को इंटीग्रेट कर दे हम लोग, तो ये हमें क्या मिल जाएगा? क्यू सराउंडिंग बाई टी। और क्यू सराउंडिंग को माइनस क्यू सिस्टम बाई टी हम लोग लिख सकते हैं। और हमने पढ़ा है आइसोथर्मल में कि डेल्टा यू बराबर क्या होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू। आइडियल गैस है और आइसोथर्मल है, तो डेल्टा यू जीरो होगा। आइडियल गैस है, आइडियल गैस है और आइसोथर्मल है, तो डेल्टा यू इक्वल टू जीरो। और क्यू प्लस डब्ल्यू जीरो होगा, तो क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। और डब्ल्यू हम लोगों ने पढ़ा है माइनस NRT/Ln V2/V1 आइसोथर्मल प्रोसेस का, तो माइनस माइनस प्लस NRT/Ln
V2/V1, इसको आप पुट करेंगे तो यहां मिल जाएगा -nRT ln V2/V1 डिवाइडेड बाई टी। ये टेम्परेचर कैंसिल आउट होगा तो डेल्टा एस सराउंडिंग क्या मिला हम लोगों को, -nR ln V2/V1। सिस्टम और सराउंडिंग का सम करेंगे तो क्या मिलेगा, डेल्टा एस यूनिवर्स। और डेल्टा एस यूनिवर्स एक ऐसे प्रोसेस में जो नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उसके कारण, जो प्रोसेस नेचर में है ही नहीं, उसके कारण इनवर्स का एंट्रोपी नहीं बढ़ेगा, यानी डेल्टा एस इनवर्स क्या होगा, जीरो होगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग अगर आप देखें तो nR ln V2/V1 -nR ln V2/V1 दिस इज इक्वल टू जीरो। तो डेल्टा एस इनवर्स हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू जीरो। यानी आप कह सकते हो कि रिवर्जिबल प्रोसेस डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, या यूनिवर्स। इसको लिखने के बाद ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, डेल्टा एस सिस्टम का, डेल्टा एस सराउंडिंग का और डेल्टा एस यूनिवर्स का। इसको लिखने के बाद, इसको लिखेंगे पहले, केवल कोई भी प्रोसेस हो, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, कोई भी रिवर्जिबल प्रोसेस हो, दैट प्रोसेस डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, सो डेल्टा एस इनवर्स विल बी इक्वल टू जीरो किसी भी रिवर्जिबल प्रोसेस के लिए। अब इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे इरिवर्जिबल आइसोथर्मल की बात करते हैं, इरिवर्जिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, तो इरिवर्जिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में सेकेंड पॉइंट, इरिवर्जिबल आइसोथर्मल प्रोसेस क्या पढ़ा है आप लोगों ने, बताएं कुछ। इरिवर्जिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, इरिवर्जिबल में एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होता है, ये पढ़ा हुआ है। और साथ ही साथ हमने ये पढ़ा है कि ये प्रोसेस नेचर में एग्जिस्ट करता है, और नेचर में जो प्रोसेस एग्जिस्ट करता है उसके कारण एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। तो डेल्टा एस यूनिवर्स यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो हमें मिलेगा। तभी अपना जो मेन हेडिंग है आइडियल गैस सिस्टम के लिए, तो डेल्टा एस आइडियल गैस सिस्टम, डेल्टा एस आइडियल गैस सिस्टम हमने पढ़ा, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे NCV T2/T1 अब प्लस NR ln V2/V1, चाहे रिवर्जिबल रास्ता हो या इरिवर्जिबल हो, ये जीरो होगा और ये जीरो होगा। तो डेल्टा एस सिस्टम यहां से कितना मिलेगा बताएं आप। तो डेल्टा एस सिस्टम आपको मिलेगा, डेल्टा एस सिस्टम यहां पे मिलेगा NR ln V2/V1, NR ln V2/V1। सराउंडिंग का डेल्टा एस यहां पे जस्ट निगेटिव नहीं होगा, क्यों, क्योंकि प्रोसेस नेचर में एग्जिस्ट करता है। तो क्या लिखेंगे इसके लिए आप, अगर डेल्टा एस सराउंडिंग की हम लोग बात करते हैं
तो दिस इज इंटीग्रल ऑफ dq सराउंडिंग बाई टी। अब बाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, dq सराउंडिंग की अगर आप बात करते हैं तो dq सराउंडिंग इसके बराबर होता है, माइनस dq सिस्टम के बराबर होता है। तो या तो आप dq सराउंडिंग बाई टी को इंटीग्रेट कर रहे हो, तो आपने ये पिछले क्लास में पढ़ा है कि टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग क्या होता है, रिमेन्स कांस्टेंट होता है, इंटीग्रेशन से बाहर होगा। और आप dq सराउंडिंग का इंटीग्रेशन करते हो तो आपको क्या मिलता है, q सराउंडिंग बाई टी, या बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दिस इज माइनस क्यू सिस्टम बाई टी। और हमने पिछले क्लास में ये पढ़ा है कि डेल्टा U बराबर Q प्लस डब्ल्यू। और अभी हमने लिखा कि आइसोथर्मल और आइडियल गैस है, आइसोथर्मल प्रोसेस और आइडियल गैस है। तो आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा U जीरो होगा। तो Q इज इक्वल टू हम सभी लिखेंगे माइनस डब्ल्यू। हमने किसी भी नेचुरल प्रोसेस के लिए वर्कडन का बेसिक फॉर्मूला लिखा है माइनस पी डेल्टा भी। तो यहां भी इरिवर्जिबल प्रोसेस है तो आप क्या लिखेंगे, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा भी, माइनस माइनस प्लस, सॉरी मैं यहां डब्ल्यू लिख रहा हूं, यानी क्यू यहां पे क्या आ जाएगा बताएं, माइनस माइनस प्लस पी एक्सटर्नल भी फाइनल माइनस भी इनिशियल। अब ये डेल्टा क्यू सिस्टम यहां पे पुट कर दें, तो क्यू सिस्टम जब पुट करेंगे तो डेल्टा एस सराउंडिंग क्या मिलेगा बताएं आप। तो डेल्टा एस सराउंडिंग हम लोगों को मिलेगा माइनस पी एक्सटर्नल भी फाइनल माइनस भी इनिशियल बाई टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो सिस्टम सराउंडिंग का जब सम करेंगे तो ये हर हाल में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डेल्टा एस यूनिवर्स ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। वह कोई भी प्रोसेस नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके कारण डेल्टा एस यूनिवर्स हमें ग्रेटर देन जीरो मिलेगा। यानी आप यहां लिख सकते हो डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, एंड दिस इज इक्वल टू, सिस्टम हम लोगों ने लिखा है एन आर एल एन वी टू बाई वी वन, और ये हमें मिलेगा माइनस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन बाई टी। वन बाई टी जब आप कॉमन लेंगे आपको क्या मिलेगा, एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन माइनस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन, यही लिखेंगे आप। आपने इसका एरिया, इस मैथमेटिकल फंक्शन का एरिया कैलकुलेट किया है। इसका जो एरिया होता है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, और इसका एरिया हमें क्या मिलता है, कम मिलता है। रिवर्जिबल और इरिवर्जिबल कंपेयर किया है हमने, तो ग्रेटर नंबर माइनस लोअर नंबर क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो यहाँ डेल्टा एस यूनिवर्स, यहाँ डेल्टा एस यूनिवर्स क्या मिल रहा है बताएं आप, तो ये ग्रेटर देन जीरो मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये इरिवर्जिबल प्रोसेस है, और इरिवर्जिबल प्रोसेस एग्जिस्ट इन नेचर। तो डेल्टा एस यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, पॉजिटिव होगा। थर्ड पॉइंट, रिवर्जिबल आइसोबारिक। जब हमने यहां रिवर्जिबल लिखा तो ये हमारे दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि यह प्रोसेस नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। अब प्रोसेस नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है तो डेल्टा एस इनवर्स क्या होगा, जीरो होगा। तो आप यहां पे डेल्टा एस आइडियल गैस सिस्टम का, अब आप बताएं आइसोबारिक है तो P1 वन इज इक्वल टू P2 लिखेंगे हम लोग, कौन सा रिलेशन यूज करना बेहतर रहेगा, प्रेशर वाला। तो डेल्टा एस आइडियल गैस सिस्टम, डेल्टा एस आइडियल गैस सिस्टम आप लिखेंगे एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन, अब प्लस एन आर एल एन पी वन बाई पी टू। अब प्रेशर यहां पे इक्वल है तो ये जीरो होगा, तो डेल्टा एस सिस्टम क्या मिलेगा आप बताएं। तो आप यहां पे लिख सकते हैं डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन, एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन। इधर हटा सकते हैं वाला, हम्म,
सराउंडिंग की अगर हम लोग बात करते हैं, सराउंडिंग की बात करते हैं तो क्या लिखेंगे आप? इंटीग्रल ऑफ डी क्यू सराउंडिंग बाई टी। और ये रिवर्जिबल प्रोसेस है, तो यहाँ पे बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप लिखेंगे माइनस डी क्यू सिस्टम बाई टी। और रिवर्जिबल में टेम्परेचर इंटीग्रेशन से बाहर नहीं होगा क्योंकि प्रोसेस नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। और डी क्यू सिस्टम आप लिखेंगे आइसोबारिक के लिए एनसीपीडीटी, और एनसीपीडीटी बाई टी को इंटीग्रेट करेंगे T1 से लेके T2 तक, इनिशियल से लेके फाइनल तक। तो एनसीपी इंटीग्रेशन से बाहर आएगा और आपको मिल जाएगा ln T2/T1। तो डेल्टा एस सराउंडिंग कितना मिला हम लोगों को? डेल्टा एस सराउंडिंग मिला माइनस एनसीपी ln T2/T1। और ये अपने दिमाग में छाप लेना चाहिए कि अगर रिवर्जिबल है तो जो डेल्टा एस सिस्टम आ रहा है जस्ट उसका निगेटिव होगा डेल्टा एस सराउंडिंग। यानी इन दोनों का सम हमें क्या देगा बताओ? तो इन दोनों का सम देगा डेल्टा एस यूनिवर्स, दैट इज डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, एंड दिस इज इक्वल टू एनसीपी ln T2/T1 माइनस एनसीपी ln T2/T1। एंड डेल्टा एस यूनिवर्स किसी भी रिवर्जिबल प्रोसेस के लिए जो कि यूनिवर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्या आएगा? जीरो आएगा। रिवर्जिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस यूनिवर्स जीरो होगा। और किसी भी फास्ट प्रोसेस, सडन प्रोसेस, रियल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस, इंपल्सिव प्रोसेस, इरिवर्जिबल प्रोसेस, या जो प्रोसेस नेचर में एग्जिस्ट करता है उसका डेल्टा एस यूनिवर्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इसको लिखने के बाद चौथा पॉइंट, इरिवर्जिबल आइसोबारिक प्रोसेस। इरिवर्जिबल आइसोबारिक प्रोसेस। इरिवर्जिबल नेचर में एग्जिस्ट करता है, हमने पढ़ा है। नेचुरल प्रोसेस है, रियल प्रोसेस है। तो अगर आइडियल गैस सिस्टम को इरिवर्जिबल आइसोबारिक पाथ से अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाया जा रहा है या आइडियल गैस जा रही है, तो डेल्टा एस आइडियल गैस सिस्टम का फॉर्मूला क्या लिखेंगे बताएं आप? डेल्टा एस आइडियल गैस सिस्टम का फॉर्मूला क्या आएगा? सबको बोलना चाहिए, अगर फास्टिंग ना हो तो। फास्टिंग हो तो बात ही अलग है। क्या होगा यहाँ पे? एनसीपी ln T2/T1 अब प्लस एनआर ln P1/P2 है ना? तो ये बेसिकली क्या होगा यहाँ पे? जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा एस सिस्टम कितना मिलेगा आपको? तो डेल्टा एस सिस्टम आपको मिलेगा एनसीपी ln T2/T1। तो सराउंडिंग के लिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, इरिवर्जिबल प्रोसेस है, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा, और वह इंटीग्रेशन से बाहर होगा। इसको हटाया जाए, ये वाला। तो जब भी इरिवर्जिबल की बात होगी, चाहे वो गैस हो या लिक्विड हो या सॉलिड हो, जब भी इरिवर्जिबल आइसोबारिक और इरिवर्जिबल आइसोकोरिक का क्वेश्चन हम करेंगे, या किसी सॉलिड का करेंगे या किसी लिक्विड का करेंगे, तो डेल्टा एस सराउंडिंग कैलकुलेट करते वक्त टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग क्या होगा? इंटीग्रेशन से बाहर होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो डेल्टा एस सराउंडिंग की अगर हम लोग बात करते हैं, डेल्टा एस सराउंडिंग की अगर हम लोग बात करते हैं, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है डी क्यू सराउंडिंग बाई टी। और ये टेम्परेचर सराउंडिंग का कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर होगा, तो ये डी क्यू सराउंडिंग आया। अब बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, डी क्यू सराउंडिंग इज माइनस डी क्यू सिस्टम। और आप बताएं कि डी क्यू सिस्टम आइसोबारिक के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है?
तो हम लोगों ने पढ़ा है एनसीपीडीटी, और एनसीपीडीटी इनिशियल टेम्परेचर T1 से लेके T2 तक। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि मान लो अभी सर्दी का मौसम है और हम कोई भी किचन से या कहीं से कुछ गर्म पदार्थ जो है, सब्सटेंस है, उसको बाहर ला करके रखते हैं और वो धीरे 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 ठंडा होता है, टेम्परेचर उस ऑब्जेक्ट का सराउंडिंग के बराबर हो जाता है। या गर्मी के दिनों में कोई भी ऑब्जेक्ट गर्म हो या ठंडा, उसको बाहर रखेंगे, उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के बराबर हो जाएगा। यानी यह जो फाइनल टेम्परेचर है वो टेम्परेचर किसका होगा? सराउंडिंग का। तो आप यहां लिखेंगे एन और सीपी इंटीग्रेशन से बाहर आएगा और डीटी का इंटीग्रेशन करेंगे तो टी मिलेगा, दैट इज T2 माइनस T1 अब बाई T2। डायरेक्ट लिखा हुआ, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? या एक स्टेप आप लिख सकते हैं यहां पे एन सी पी बाई T2, और यहाँ dt को इंटीग्रेट करेंगे T1 से T2, तो डेल्टा एस सराउंडिंग क्या मिलेगा? डेल्टा एस सराउंडिंग माइनस एन सी पी T2 माइनस T1 बाई T2। तो डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग, तो डेल्टा एस यूनिवर्स क्या मिलेगा यहां पे? आपको सोचना ही नहीं है, अगर आपने सोच लिया तो आपको नोबेल प्राइज मिल जाएगा, है कि नहीं? जो कि इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला है, जो कि इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इसमें पूरे दुनिया के लोग अभी भी कुछ ना कुछ काम कर ही रहे होंगे। तो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, यानी आप यहां लिखेंगे दिस इज एन सी पी एल एन T2 बाई T1 अब प्लस माइनस एन सी पी, या आप माइनस एक ही साथ लिख सकते हैं आप चाहे तो, माइनस एन सी पी T2 माइनस T1 बाई T2। अब बहुत सारे, जैसे मान लीजिए कि डिस्कवरी करने वाले स्टूडेंट होते हैं, जब तक वो डिस्कवरी कर न ले तब तक उसको संतुष्टि न मिले, तो वो क्या करेंगे? कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, आइडियल गैस, उसका सीपी, मोनो एटॉमिक, डायटोमिक, पॉलीएटॉमिक का सीपी मालूम है, और कोई भी दो टेम्परेचर आर्बिट्रेरी पुट कर दो आप। तो कोई भी दो टेम्परेचर आर्बिट्रेरी पुट कर लो, मोल ले लो, आप इसको चेक कर लो, T1 और T2 का कोई दो नंबर ले लो और सीपी गैस का पुट कर दो, डेल्टा एस यूनिवर्स यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? तो यहाँ पे डेल्टा एस इनवर्स ग्रेटर देन जीरो आएगा। और क्यों ग्रेटर देन जीरो आएगा? अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वह कोई भी प्रोसेस जो नेचर में एग्जिस्ट करता है उसके कारण, प्रोसेस में जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं, कोई गर्दन हिला रहा है, मैं बोल रहा हूं, कोई भी एक्टिविटी नेचर में हो रही है, हर उस एक्टिविटी के कारण ये साउंड एनर्जी इतना जो जनरेट हो रहा है, ये भी इंट्रोपी बढ़ा रहा है, और ये भी एक अपना रोल प्ले कर रहा है इस यूनिवर्स की मृत्यु में। तो जहां हम हैं, जिस बैलून में है, उस बैलून को फोड़ने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हटाए जाए, केवल हटाया जाए। तो अगला पॉइंट कौन सा होगा बताओ? पांचवा पॉइंट, रिवर्जिबल आइसोकोरिक प्रोसेस। कोई ऐसे प्रोफेसर से मुलाकात तुम्हारी हो जाए इंजीनियरिंग कॉलेज में जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाते हो, या इंट्रोपी पे रिसर्च कर रहे हो, ग्लोबल वार्मिंग पे रिसर्च कर रहे हो, तो वहां पे इंट्रोपी बढ़ाने वाला काम मत करना, नहीं तो एक ग्रेड कम हो जाएगा, इतना याद रखना है कि नहीं? ध्यान से, रिवर्जिबल आइसोकोरिक प्रोसेस की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये तो प्रोसेस नेचर में एग्जिस्ट करेगा नहीं। क्या लिखेंगे आप? बोल दीजिए। है डेल्टा एस आइडियल गैस सिस्टम, आप लिखोगे आइसोकोरिक है तो V1 इज इक्वल टू V2, तो एन सी वी एल एन T2 बाई T1 अब प्लस एन आर एल एन V2 बाई V1, ये तो जीरो हो जाएगा। तो सिस्टम किसके बराबर मिलेगा? एन सी वी एल एन T2 बाई T1 के बराबर मिलेगा। सराउंडिंग, सराउंडिंग तो हम लोगों ने पढ़ा है, ये प्रोसेस नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो टेम्परेचर या इंटीग्रेशन से बाहर नहीं होगा। आप यहां पे लिखेंगे माइनस एन सी बी डी टी बाई टी,
और ये T1 से T2 तक इंटीग्रेट करेंगे। अब देखिए, फॉर्मूला जब देखते हैं तो आसान लगता है, कुछ नया काम जब करना होता है तो वहां कंफ्यूजन हो जाता है। तो दिमाग में ये फिट कर लेंगे कि जब भी रिवर्जिबल और इरिवर्जिबल हो, 4 बार आपने लिखा है, तो रिवर्जिबल में डेल्टा एस सराउंडिंग कैलकुलेट करते वक्त टेम्परेचर बाहर नहीं आ रहा है इंटीग्रेशन के, क्योंकि वो प्रोसेस नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, और आप उसको इंटीग्रेट कर रहे हो। तो एल एन T1 या जो भी आपको फॉर्मूला मिला डेल्टा एस सराउंडिंग में। लेकिन इरिवर्जिबल में आप देखो, तो इरिवर्जिबल प्रोसेस नेचर में एग्जिस्ट करता है, तो वहां सिस्टम और सराउंडिंग इंटरेक्शन में है यूनिवर्स में, और ये सराउंडिंग का टेम्परेचर यहाँ इंटीग्रेशन से बाहर आ रहा है, तो यहाँ फॉर्मूला अलग मिल रहा है। तो सेम कहानी इरिवर्जिबल आइसोकोरिक में भी लिखेंगे। यहाँ डेल्टा एस यूनिवर्स क्या आएगा, तो यहाँ डेल्टा एस यूनिवर्स हम सभी को मिलेगा डेल्टा एस सिस्टम और डेल्टा एस सराउंडिंग। ये मैं क्या किया हूँ, हाँ रिवर्जिबल है ना ये, तो ये आपको कितना मिल जाएगा, 0। मैंने इतने कम जगह में काम इसलिए चलाया कि अगला बार मैं केवल आइसोकोरिक लिखूंगा और सीपी के बदले में सीवी, तो पांचवा पॉइंट छठा पॉइंट तुरंत हो जाएगा। इसलिए आप लोग आराम से लिखिए और दिमाग में फिट करके रखेंगे, चाहे गैस हो या लिक्विड हो या सॉलिड हो, डेल्टा एस सराउंडिंग कैलकुलेट करते वक्त बेसिकली अगर इरिवर्जिबल है, सॉलिड है तो नेचर में एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड है तो नेचर में एग्जिस्ट करेगा, या गैस इरिवर्जिबल रास्ते से जा रहा है, और डेल्टा एस सराउंडिंग अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वह टेम्परेचर इंटीग्रेशन से बाहर होगा। अब फर्दर डीक्यू उस प्रोसेस का पुट करेंगे, उसको इंटीग्रेट करके हम लोग डेल्टा एस सराउंडिंग कैलकुलेट करें। आगे बढ़ा जाए। हम्म। इवनिंग में केवल क्लास थर्मोडायनेमिक्स की लग रही है कि और भी कुछ लग रहा है? अच्छा, ऑर्गेनिक। अच्छा, मैथ्स की भी लग रही है। हाँ, तरह तरह के लोग हैं, मतलब बैच के अनुसार बहुत सारे टाइप्स हैं बैचेज में। जब भी एक्स्ट्रा क्लास हो, खूब खाओ और खूब पढ़ो, बस एक ही बात होनी चाहिए। खूब पढ़ना है तो खूब खाना है और कम सोना है। तो इरिवर्जिबल आइसोकोरिक प्रोसेस, यानी ये छठा पॉइंट, 6 पॉइंट। और इरिवर्जिबल आइसोकोरिक प्रोसेस की अगर आप बात करते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? हम्म। इरिवर्जिबल आइसोकोरिक प्रोसेस, तो यहाँ पे फॉर्मूला मैं केवल चेंज कर रहा हूं, ये ध्यान में आप रखेंगे। एन सी बी एल एन T2/T1, NrLn V2/V1। तो डेल्टा एस सिस्टम क्या मिल जाएगा, NCbLn T2/T1। डेल्टा एस सराउंडिंग क्या मिलेगा यहाँ पे, तो डेल्टा एस सराउंडिंग हम लोगों को मिल जाएगा NCbDT, NCb, तो ये मिलेगा -NCbT2 - T1/T2, और यहाँ पे सम करेंगे तो डेल्टा एस यूनिवर्स मिल जाएगा। तो इरिवर्जिबल आइसोबारिक और इरिवर्जिबल आइसोकोरिक को आप एक साथ कोरिलेट कर सकते हैं। आइसोबारिक में सीपी टर्म यूज करेंगे और आइसोकोरिक में एनसीबी वाला रिलेशन। इसको लिखने के बाद
इसको पढ़े तो कोशिश करें कि इसमें कोई भी एवरेज व्यक्ति मार्क्स स्कोर कर सकता है। पहला दिमाग, एवरेज का मतलब कोई भी व्यक्ति जिसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता है। तो आप इसको समय दें। समय अगर दे रहे हैं, तीसरा साल है, 11th 12th और 13th, क्योंकि 11th में भी थर्मो आपने पढ़ा होगा, 12th में रिवाइज किया होगा, 13th में पढ़ रहे, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को एक साथ को रिलेट करके पढ़े, पूरा टॉपिक पढ़े जो सिस्टम में, क्योंकि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में एक सिस्टम पढ़ रहे हैं और ये बिल्डिंग एक सिस्टम है। इस सिस्टम में जितनी सुविधाएं हैं उसका फायदा उठाएं, और फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को कलेक्टिवली मिला करके हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री को परफेक्ट करें। तो 200 नंबर में आपको 25 नंबर मिल जाएगा। अगर 100 नंबर का होगा तो 25 नंबर बहुत बड़ा मतलब रोल प्ले करता है, ऐसा नहीं। और चैलेंजेबल आप इसमें सही कर सकते हैं। तो पकड़ना आपको है कि डिफरेंस दोनों सब्जेक्ट में कहाँ पे आ रहा है, उधर हमें क्या परफेक्ट करना है, और दोनों को मिलाकर के क्या परफेक्ट करना है। तो एक साथ कलेक्टिवली दो चार अपना जो भी दोस्त है मिल के काम करे, पढ़े, और कोशिश करे कि बेसिकली एक ही संकल्प होना चाहिए कि इस टॉपिक से 100% मार्क्स स्कोर करना है, चाहे वो मेंस हो या एडवांस हो। आप कर सकते हैं क्योंकि इसकी बाउंड्री डिफाइन है, और क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा नहीं आता है, देखा हुआ प्रॉब्लम आता है इन लोगों ने कुछ। अच्छा, डॉक्टर झटका नाम रखा है अपना। ये मतलब सब बच्चा लोगों का वो सब तो आता है ना जी, डॉक्टर झटका वाला। ये नाम अपना अभी वही सब रखे हुए हैं। ये होती है बात। रिवर्जिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। रिवर्जिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। अब जैसे हम लोग पढ़ते थे, जो हम लोगों का ग्रुप था दोस्तों का, तो हम लोगों का संकल्प यही था, मेरा था कि हीट से हर हाल में, ये नहीं कि क्वेश्चन करना है, पूरा परसेंट करना है। अब पूरा परसेंट करना है तो शुरू से लेके आखिरी तक, ये लाइन में इसलिए बोल रहा हूं कि आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों माध्यम में क्लास मिला है। इवनिंग में आपका ये एक्स्ट्रा में लगता है, आप थक जाते हैं क्लास करते करते। अब बहुत सारे लोग साइन वेव में कभी क्लास करते हैं कभी नहीं करते हैं, और अगर आप एवरेज व्यक्ति हैं तो इस एवरेज चैप्टर को छोड़ करके आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये आपका पैर पकड़ लेगा, रोक लेगा, तुम मत जाओ। तो डेल्टा एस आइडियल गैस सिस्टम, डेल्टा एस आइडियल गैस सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं, तो एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन अब प्लस एन आर एल एन भी टू बाई भी वन। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा, रिवर्जिबल एडियाबेटिक का रिलेशन पढ़ा। रिवर्जिबल एडियाबेटिक का रिलेशन पढ़ा, टीवी गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट पढ़ा हुआ है हम सभी ने। यानी T1 V1 गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा -1, ये पढ़ा हुआ है। दूसरा ये रिलेशन हमने सीखा, Cp - Cv इज इक्वल टू आर आइडियल गैस के लिए, और हम लोगों ने ये पढ़ा है Cp/Cv -1 R/Cv, यानी गामा -1 इज इक्वल टू R/Cv, ये रिलेशन पढ़ा हुआ है। तो ये दो रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा। अब इसको जब पुट करेंगे आप डेल्टा एस आइडियल गैस सिस्टम, तो क्या मिलेगा? NCV ln T2/T1, आप यहां से देख सकते हैं कि T2/T1 किसके बराबर होगा, यहां से T2/T1 किसके बराबर होगा, तो T2/T1 इज इक्वल टू V1/V2 का पावर गामा -1 पुट कर देंगे आप। तो यहां से रिलेशन क्या मिलेगा, NCV T2/T1 के बदले में ln V1/V2 का पावर गामा -1 NR ln V2/V1। जब ये गामा -1 लॉग की प्रॉपर्टी से बाहर आएगा तो NCV गामा -1 ln V1/V2 अब प्लस
NRln V2/V1 लिखेंगे आप। ये अभी हम लोगों ने लिखा कि CV इंटू गामा -1 किसके बराबर होगा? R के बराबर। तो NRln V1/V2 अब प्लस NRln V2/V1। आप देख रहे हैं इस फंक्शन को, लेकिन आप मैथमेटिक्स के व्यक्ति हैं, तो log x और log 1/x का सम क्या होगा? 0 होगा, लॉग की प्रॉपर्टी के अनुसार। क्योंकि यहाँ V1/V2 है और ये V2/V1 है, एक दूसरे का निगेटिव है, तो कैंसिल आउट होगा। तो डेल्टा एस सिस्टम क्या मिलेगा आपको? तो डेल्टा एस सिस्टम आपको मिलेगा 0। डेल्टा एस सिस्टम क्या मिलेगा? 0। इसको हटा सकते हैं वाला। डेल्टा एस सराउंडिंग की अगर हम लोग बात करते हैं, ध्यान देंगे, डेल्टा एस सराउंडिंग क्या लिखेंगे? डेल्टा एस सराउंडिंग बोलिए। DQ सराउंडिंग बाई टी। और DQ सराउंडिंग बाई टी रिवर्जिबल है ये, तो DQ सराउंडिंग बाई टी है, तो यहाँ पे Q या DQ क्या होगा? 0 होगा। या आप इसको लिख सकते हैं माइनस DQ सिस्टम बाई टी। DQ सिस्टम बाई टी। तो बेसिकली यहाँ पे ये वैल्यू हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, क्योंकि Q सराउंडिंग क्या होगा? यहाँ पे 0 होगा। Q 0 होगा, नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो ये बेसिकली हम लोगों को 0 मिलेगा। डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होगा? डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू 0। डेल्टा एस यूनिवर्स क्या मिलेगा यहाँ पे? तो डेल्टा एस यूनिवर्स आप लिखेंगे डेल्टा एस सिस्टम अब प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। 0 + 0 = 0। इस प्रोसेस को अगर आप देखें तो सिर्फ यही एक ऐसा प्रोसेस मिला जिसमें डेल्टा एस सिस्टम 0 है, डेल्टा एस सराउंडिंग 0 है, और डेल्टा एस यूनिवर्स भी क्या है? 0 है। तो रिवर्जिबल एडियाबेटिक प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोइंट्रोपिक प्रोसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोइंट्रोपिक प्रोसेस। क्योंकि यहाँ डेल्टा एस सिस्टम क्या है? 0 है। डेल्टा एस सिस्टम यहाँ पे क्या है बताएं आप? तो यहाँ पे रिवर्जिबल एडियाबेटिक की अगर आप बात करते हैं, तो रिवर्जिबल एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है? आइसोइंट्रोपिक प्रोसेस। आइसोइंट्रोपिक प्रोसेस, और यहाँ पे केवल आप लिख लेंगे, या चलेगा इतना लिखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिवर्जिबल एडियाबेटिक है। इसके बाद 8th पॉइंट, इरिवर्जिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। इरिवर्जिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, तो ये नेचुरल प्रोसेस है, आप बताएं। तो यहां पे डेल्टा एस आइडियल गैस सिस्टम का फॉर्मूला जो भी आपको याद हो दोनों में से आप कोई भी लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू डेटा। तो NCV ln T2/T1 अब प्लस NRln V2/V1, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां रिलेशन यूज नहीं होगा, टीवी गामा -1, बिकॉज दिस इज इरिवर्जिबल एडियाबेटिक। डेल्टा एस सराउंडिंग की अगर आप बात करते हैं, तो डेल्टा एस सराउंडिंग यहां पे Q सराउंडिंग बाई टी या -Q सिस्टम बाई टी की अगर आप बात करते हैं, तो ये क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। और इस प्रोसेस में जो डेल्टा एस यूनिवर्स है वह डेल्टा एस सिस्टम के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा एस सराउंडिंग क्या है? 0 है। तो दिस इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम, और इसका डेल्टा एस सिस्टम बेसिकली क्या होगा? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 इरिवर्जिबल एडियाबेटिक प्रोसेस का। हाँ बताएं। इसको लिखने के बाद, गैसियस सिस्टम के बाद,
देखे किताब थोड़ा सा। हाँ बोलो, पीछे कुछ बताना है तो बता सकते हो आप लोग, लास्ट बेंच। कुछ बताना है तो बता सकते हो। हम्म। कुछ नहीं बताएंगे? ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। आगे बढ़े है कि नहीं? ये सबसे सही बात है, आगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे। ये घड़ी से चल रहा है ना? हाँ, घड़ी चल रहा है ना, सही है ना? हाँ, बहुत समय है हम लोगों के पास, रखा हुआ है। ठीक है, हटाया जाए इसको, इसको हटाया जाए। क्या पढ़ा है आप लोगों ने आइडियल गैस सिस्टम के अलावा? हम्म। सॉलिड एंड लिक्विड सिस्टम के लिए भी कुछ पढ़ा है? हम्म। सॉलिड और लिक्विड सिस्टम के लिए क्या पढ़ा है? क्या नाम है आपका? बोलिए, बताएं। अमोद? अपूर्व? हाँ, क्या पढ़े हैं आप, बताएं कुछ, कुछ प्रकाश डालें आप। हम्म। नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे सॉलिड और लिक्विड सिस्टम के लिए। कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस अभी डिस्कस किया था, आइसोबारिक और आइसोकोरिक में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस फॉर सॉलिड और लिक्विड सिस्टम। सॉलिड और लिक्विड सिस्टम, ध्यान देंगे आप सभी। सॉलिड और लिक्विड सिस्टम की अगर आप बात करते हैं, हाँ सब बंद कर दो, लाइट भी बंद कर दो। लाइट ऑन करो, देख लो लाइट ऑफ हो गया है। हाँ अब सही है, आ जाओ बैठ जाओ। कोई बात नहीं, वो बेचारा ट्रांजिशन फेज में है, उसके दर्द को समझिए। अगर तबीयत खराब हुआ तो मैंने 2 क्लास छोड़ा है कि नहीं, और वो 2 दिन नहीं पढ़ेगा तो और बेचैन हो जाएगा वो, तो इसीलिए वो पंखा को बंद कर रहा है। तो कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस फॉर सॉलिड और लिक्विड सिस्टम, कोई बात नहीं है। मैं मानता हूँ आप लोगों को गर्मी लग रही होगी, लेकिन मैं नहीं रोक रहा हूँ, आप लोग आपस में ही। तो कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस फॉर सॉलिड एंड लिक्विड सिस्टम की अगर आप बात करते हैं, जैसे आपने बुकलेट पढ़ा है कि कॉपर ब्लॉक केप्ट इन एन एटमॉस्फेयर, मान लो कॉपर ब्लॉक हो या कोई लिक्विड हो, जैसे यहाँ पे एक कॉपर ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ पे कोई मेटल ब्लॉक रखा हुआ है, और इस मेटल ब्लॉक का टेम्परेचर है एम, स्पेसिफिक हीट है एस, टेम्परेचर इसका T1 है। टेम्परेचर क्या है? T1 है। या आप कह सकते हो कि जैसे यहाँ पे मेटल सॉलिड रखा हुआ है, केप्ट इन एन मेटल सॉलिड ब्लॉक केप्ट इन एन एटमॉस्फेयर, केप्ट इन एन एटमॉस्फेयर। तो केप्ट इन एटमॉस्फेयर आप लिख सकते हैं, यहाँ पे एटमॉस्फेयर में रखा हुआ है। या आप कह सकते हो लिक्विड, जैसे मान लो किसी बर्तन में पानी रखा है, लिक्विड रखा है, या तालाब का पानी है, तो ये तालाब का पानी बेसिकली है, और इसका मास एम है, इसका स्पेसिफिक हीट एस है, और इसका टेम्परेचर क्या है? T1। अब जो सराउंडिंग है, बेसिकली इसका सराउंडिंग की अगर हम लोग बात करें, और यहां पे लिख ले रहे हैं,
तो जो इसका सराउंडिंग है, सराउंडिंग, तो सराउंडिंग का कुछ टेम्परेचर होगा T2, इसका टेम्परेचर T1 है, तो इधर सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, T2 है। तो चाहे तो सिस्टम लिक्विड है, ये लिक्विड रखा हुआ है, लिक्विड केप्ट इन एटमॉस्फेयर या सॉलिड केप्ट इन एटमॉस्फेयर, कुछ भी दिया हुआ है सिस्टम में, क्योंकि हेडिंग हम लोगों ने लिखा है कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस ऑफ सॉलिड और लिक्विड सिस्टम। तो हम लोगों ने ये बेसिकली, जैसे यहाँ पे पहला पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं, ए मेटल ब्लॉक, ए मेटल सॉलिड ब्लॉक kept in atmosphere, kept in atmosphere। तो अगर मान लो यहाँ पे टेम्परेचर, टेम्परेचर T1 ग्रेटर देन T2 है, टेम्परेचर की अगर हम लोग बात करते हैं T1 ग्रेटर देन T2 है, तो करंट किधर फ्लो होगा, T1 से T2 की ओर, और फाइनल टेम्परेचर सिस्टम का कितने के बराबर हो जाएगा, सराउंडिंग के बराबर हो जाएगा, गर्म हो या ठंडा हो। गर्म होगा तो भी इसके बराबर होगा, अगर कोल्ड होगा तो भी इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे डेल्टा एस सिस्टम की अगर आप बात करते हैं, चाहे सॉलिड या लिक्विड सिस्टम दिया हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे, DQ रिवर्जिबल बाई टी, और यहाँ फॉर्मूला आप लिखेंगे MSDT, MSDT बाई टी, यही लिखेंगे आप। और MSDT बाई टी कहां से लेके कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, T1 से लेके T2 तक। तो MS इंटीग्रेशन से बाहर आएगा DT बाई टी, क्या मिलेगा आपको बताएं, तो MS ln T2 बाई T1, MS ln T2 बाई T1, यानी डेल्टा एस सिस्टम हम लोगों को मिला, डेल्टा एस सिस्टम मिला MS ln T2 बाई T1। अब सराउंडिंग का अगर कैलकुलेशन करते हैं, ये तो डेल्टा एस सिस्टम आ गया, बोलिए। अब डेल्टा एस सराउंडिंग की अगर हम लोग बात करते हैं, तो डेल्टा एस सराउंडिंग हम लोगों ने पढ़ा हुआ है DQ सराउंडिंग बाई टी, बोलिए। सॉलिड और लिक्विड, जब मैंने इरिवर्जिबल आइसोबारिक और इरिवर्जिबल आइसोकोरिक लिखाया, तो आपको बताया कि चाहे गैस हो या सॉलिड हो या लिक्विड हो, अगर नेचुरल सिस्टम में वो एग्जिस्ट कर रहा है सबस्टांस यूनिवर्स में, तो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इंटीग्रेशन से क्या होगा, बाहर हो जाएगा। तो आप यहां लिखेंगे 1/T DQ ऑफ सराउंडिंग। अब बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दिस इज -DQ सिस्टम, और DQ सिस्टम आपने पढ़ा हुआ है कितना होता है, MSDT, ये हटा सकते हैं वाला, हम्म, रोकना होगा, रोक देंगे। तो यहां पे हम लोग पुट करेंगे -1/T इंटीग्रेशन MSDT, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, टेम्परेचर T1 से T2 तक, ध्यान देंगे यहाँ पे, ये फाइनल टेम्परेचर किसका होगा, सराउंडिंग का। क्यों, गर्म होगा तो भी धीरे धीरे ठंडा होगा, या अगर कोल्ड होगा सिस्टम और सराउंडिंग हॉट होगा तो धीरे धीरे हीट हो जाएगा वो। तो यहाँ पे T1 से T2 जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा -MS T2 - T1/T2, डेल्टा एस सराउंडिंग। तो डेल्टा एस सराउंडिंग इस सॉलिड या लिक्विड सिस्टम का हमें मिलेगा -MS T2 - T1/T2, और दोनों को जब जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो ये नेचर में एग्जिस्ट करता है सॉलिड और लिक्विड। तो नेचुरल, बेसिकली जो भी आप प्रोसेस को स्टडी कर रहे हो, तो डेल्टा एस इनवर्स हर हाल में क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, यानी डेल्टा एस सिस्टम अब प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। तो हम लोग यहां लिखेंगे MS ln T2/T1 माइनस MS T2 - T1/T2। जब इसको ऐड करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि डेल्टा एस यूनिवर्स इज ग्रेटर देन जीरो। क्यों, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है, इरिवर्जिबल प्रोसेस को हम स्टडी कर रहे हैं, किसी सॉलिड और लिक्विड को स्टडी कर रहे हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करता है। इसको लिखेंगे, लिखने के बाद सेकंड पॉइंट,
बढ़ा जाए? नहीं बढ़ा जाए। ठीक है। तो यहाँ पे हमने कोई लिक्विड सिस्टम लिया हुआ है। ये ध्यान में रखेंगे, सॉलिड का क्वेश्चन हो या लिक्विड का क्वेश्चन है, कहानी सेम लागू होगा। इसको लिखने के बाद हटाया जाए इसको। अच्छा, 1 मिनट चाहिए, ठीक है। बढ़ा जाए? बोलिए। चलिए, बहुत खुशी की बात है। ये हटाया जाए फर्स्ट पार्ट, या यहीं से स्टार्ट करते हैं सेकंड पॉइंट? हाँ, सब हटा देंगे। तो बेसिकली आप लोगों ने बुकलेट में ये पढ़ा होगा कि टू मेटल ब्लॉक, सेम मेटल ब्लॉक ऑफ इक्वल मास आर केप्ड इन कॉन्टैक्ट इन ए थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट लगा है किनारे किनारे बाउंड्री पे। इन हीट एक्सचेंज विद सराउंडिंग क्या है? जीरो है। हीट लॉस टू दी सराउंडिंग जीरो है। यहाँ पे दिया हुआ है टू सेम मेटल ब्लॉक ऑफ इक्वल मास, are kept in contact, in a thermostat। और जो वर्क आप सॉलिड पे करेंगे वही वर्क किस पे करेंगे? लिक्विड पे। ये ध्यान में आप रखेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दो मेटल ब्लॉक है, दो मेटल ब्लॉक रखा हुआ है इक्वल मास का, और ये रखा है थर्मोस्टेट में। यानी हीट लॉस टू दी सराउंडिंग क्या होगा? हीट लॉस टू दी सराउंडिंग जीरो होगा। तो ये मिडल ब्लॉक वन है, मिडल ब्लॉक वन, और ये मिडल ब्लॉक टू है। सेम मास है, सेम मेटल है, तो स्पेसिफिक हीट क्या होगा? सेम। एक का टेम्परेचर T1 और दूसरे का टेम्परेचर T2। T1 इज ग्रेटर देन T2, ये दिया हुआ है। इसका डेल्टा एस कैलकुलेट करना है। ये हटा सकते हैं इधर वाला। तो हम लोगों ने ये पढ़ा है कि थर्मल पोटेंशियल है यहाँ पे, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर हीट करेंट, थर्मल करंट का फ्लो होगा। तो यहां पे आप कह सकते हो कि अगर डेल्टा एस सिस्टम कैलकुलेट करना है, डेल्टा एस सिस्टम, सिस्टम है क्या? दो मेटल ब्लॉक को कांटेक्ट में रखा गया है, तो डेल्टा एस वन प्लस डेल्टा एस टू, ब्लॉक वन और ब्लॉक टू, या आप इसको ब्लॉक ए और ब्लॉक बी भी बोल सकते हो। तो डेल्टा एस वन प्लस डेल्टा एस टू दोनों का सम होगा यहाँ पे, डेल्टा एस सिस्टम टोटल रिजल्टेंट। तो आप बताएं यहाँ पे
कि डेल्टा एस वन अब प्लस डेल्टा एस टू कितना मिलेगा हमें। तो ध्यान देंगे यहाँ पे आप जैसे ये हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर करंट का फ्लो कर रहा है, तो धीरे धीरे कुछ समय के बाद दोनों का टेम्परेचर क्या होगा। आफ्टर सम टाइम टी बोथ मेटल ब्लॉक विल कम एट सेम टेम्परेचर, थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। तो आपने कैलोरीमेट्री पढ़ा है, और अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हीट लॉस बाय ब्लॉक वन इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय ब्लॉक टू, और दोनों के हीट को इक्वेट करेंगे तो टी फाइनल आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहां पे ये टेम्परेचर T1 है, और ये धीरे धीरे हीट ट्रांसफर कर रहा है जिसका टेम्परेचर घटेगा ब्लॉक वन का, और घटते घटते किसी टी फाइनल पे आएगा। ब्लॉक टू का टेम्परेचर बढ़ेगा और वो बढ़ते बढ़ते T2 से क्या हो जाएगा, TF हो जाएगा। यानी आप यहां पे कह सकते हो कि आफ्टर सम टाइम टी, आफ्टर सम टाइम टी, ये जो दोनों ब्लॉक है, ये जो दोनों ब्लॉक है ब्लॉक वन और ब्लॉक टू, दोनों का टेम्परेचर क्या हो गया यहाँ पे, टी फाइनल। ये ब्लॉक वन है और ये ब्लॉक टू है, दोनों का टेम्परेचर TF हो गया। मास एम है, स्पेसिफिक हीट एस, मास एम है, स्पेसिफिक हीट एस। तो यहां आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री heat lost by block 1, heat lost by block 1 is equal to heat gained by block 2। तो ms d थीटा हमने पढ़ा हुआ है, ms डेल्टा टी। तो ms डेल्टा टी ये हीट लॉस कर रहा है, हीट लॉस कर रहा है। कितना हीट लॉस किया, तो इसका हायर टेम्परेचर पहले लिखेंगे, T1 माइनस TF, बोलिए इतना हीट लॉस किया। नहीं तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे तो निगेटिव, दैट मींस लॉस। तो लॉस ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। और इसने कितना हीट गेन किया, तो ये टी फाइनल माइनस T2 लिखेंगे आप। तो ये ms कैंसिल आउट होगा, और ms कैंसिल आउट होगा तो आपको यहाँ पे T1 माइनस TF इज इक्वल टू TF माइनस T2, तो 2TF इज इक्वल टू T1 प्लस T2। तो TF इज इक्वल टू क्या मिलेगा, T1 प्लस T2 बाई 2। अभी यहां पे हमने लिखा है कि डेल्टा एस सिस्टम जो दो ब्लॉक का है, दिस इज इक्वल टू डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2। तो यहां क्या लिखेंगे आप, ms dt बाई टी, कहां से लेके कहां तक, T1 से लेके TF तक, ये नया इनिशियल से फाइनल। और यहां पे क्या लिखेंगे, ms dt बाई टी, T2 से लेके TF तक। तो हम लोगों को यहां ms ln t फाइनल बाई T1 और ms ln t फाइनल बाई T2। लॉग की प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे, तो TF स्क्वायर बाई T1 T2 यही मिलेगा। बोलते नहीं हो जी, इतना एनर्जी बचा के आखिर ले कहां जाओगे। तो TF कितना है यहाँ पे, T1 प्लस T2 बाई 2, तो T1 प्लस T2 बाई 2 का होल स्क्वायर, तो 4T1 T2। तो ये डेल्टा एस सिस्टम हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, डेल्टा एस सिस्टम। और डेल्टा एस सिस्टम इज ms ln T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर बाई 4T1 T2। आपने कहा both metal blocks are kept in a thermostat, so no heat loss to the surrounding, so delta S surrounding will be equal to 0। तो आप यहां पे कह सकते हैं कि since both metal blocks are kept in thermostat, so no heat loss, to the surrounding।
और नो हीट लॉस टू दी सराउंडिंग होगा, तो आप यहां कह सकते हो कि डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होगा, डेल्टा एस सराउंडिंग जीरो। और डेल्टा एस सराउंडिंग जीरो आ गया तो डेल्टा एस यूनिवर्स किसके बराबर होगा, डेल्टा एस सिस्टम के बराबर। इसको लिखने के बाद एक आप लोग खुद डिराइव करेंगे, ये वाला हटा सकते हैं 3 लाइन, ये वाला। डेल्टा एस यूनिवर्स आप यहां लिखेंगे डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग एंड दिस डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू जीरो, तो डेल्टा एस सिस्टम के बराबर होगा। और ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोगों ने लिखा हुआ है। एक तीसरा पॉइंट, टू डिफरेंट मेटल ब्लॉक, टू डिफरेंट मेटल ब्लॉक A and B solid are kept in a thermostat, are kept in a thermostat। इसको हटा सकते हैं वाला। तो यहां पे दो मेटल ब्लॉक है, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, और ये थर्मोस्टेट में रखा हुआ है। ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है। इसका मास एम है, इसका एम बी, स्पेसिफिक हीट ए से, स्पेसिफिक हीट एस बी, टेम्परेचर T1, टेम्परेचर T2, T1 इज ग्रेटर देन T2। और आपको यहाँ पे बताना है फाइंड डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग एंड डेल्टा एस यूनिवर्स। सेम क्वेश्चन है और आप लोग हैं, फाइंड आउट करें। कैलोरीमेट्री तो आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ लिया होगा हीट वाले में। हाँ, याद भी है। हाँ, सबसे आसान तो यही है। Two different metal block A and B are kept in a thermostat. सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो या फेस ट्रांजिशन हो, हम लोग डेल्टा एस कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड लॉ के बाद हम लोग केमिकल रिएक्शन की भी बात करेंगे, तो केमिकल रिएक्शन का भी डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग और डेल्टा एस यूनिवर्स वहां पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हटा सकते हैं, ये वाला तो लिख लिया होगा आप लोगों ने। ये तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा एस ए प्लस डेल्टा एस बी लिखेंगे। तो यहां आप एक बात बताएं, T1 ग्रेटर देन T2 है तो करंट का फ्लो, हीट करंट किधर से किधर फ्लो होगा, तो ये T1 का टेम्परेचर घटते घटते किसी T फाइनल पे आके रुकेगा और T2 का टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते किसी T फाइनल पे आके रुकेगा, थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। तो डेल्टा एस सिस्टम जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप लिखेंगे यहां पे DQ रिवर्जिबल बाई टी, एम ए एस ए डी टी बाई टी, कहां से लेके कहां तक, लोअर लिमिट T1 से लेके अपर लिमिट TF तक। उसके बाद डेल्टा एस बी की अगर आप बात करते हो तो एम बी एस बी डी टी
बाई टी, और लोअर लिमिट T2 से लेके TF तक, इसको आप इंटीग्रेट करें और TF बताएं कितना आ रहा है। बहुत सिंपल है, ये हटा सकते हैं। तो यहां आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा बताएं आप। ए से ALN TF बाई T1, और MbSbLn TF बाई, तो यहां TF कैलकुलेट करेंगे हम लोग। हीट लॉस बराबर, यानी टू फाइंड TF, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। तो हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन, आप यहां लिखेंगे MA से T1 माइनस टी फाइनल, और MbSb टी फाइनल माइनस T2। तो यहां से आप टी फाइनल निकाल सकते हैं आप। तो T1 एक साथ रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, MA से T1, सॉरी, आप यहां लिखेंगे MA से T1 माइनस 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 प्लस MbSb T2, डिवाइडेड बाय, ये उस साइड जाएगा, तो MA से प्लस MbSb, दिस इज इक्वल टू टी फाइनल। आप पुट कर सकते हैं यहाँ पे, डेल्टा एस सिस्टम आपको मिल जाएगा। डेल्टा एस सिस्टम आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। साथ ही साथ टू फाइंड डेल्टा एस सराउंडिंग, कहानी वही होगी कि बेसिकली मेटल ब्लॉक्स, यानी आप कह सकते हैं सॉलिड ब्लॉक्स आर केप्ट इन थर्मोस्टेट, आर केप्ट इन थर्मोस्टेट, so heat lost to the surrounding, so heat loss to the surrounding is equal to जीरो। तो डेल्टा एस सराउंडिंग क्या मिलेगा, जीरो। और डेल्टा एस सराउंडिंग जीरो मिलेगा तो डेल्टा एस यूनिवर्स क्या मिलेगा, सिस्टम के बराबर होगा। तो डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग, और सराउंडिंग यहां जीरो होगा, दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम। इसको लिखने के बाद सॉलिड लिक्विड गैस के बाद फेज ट्रांजिशन, देखिए आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, मैंने बताया हुआ कि कुछ खाने पीने का व्यवस्था बैग में होना चाहिए, है कि नहीं। जिसको लगे कि मैं थका, तुरंत बैग खोलो और कुछ एनर्जी सोर्स का इंतजाम करो, यानी कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस। ये कौन है भाई, मैंने गलती किया क्या ये बोल के। जैसे बहुत सारे लोग क्लासेस छोड़ते हैं, आप 13th बैच में है, 13th बैच में है, आपके बैच के बहुत सारे स्टूडेंट इंडिया के अपने कॉलेजेस में कहीं ना कहीं 12th के बाद पढ़ रहे हैं। आप एक साल अपनी लाइफ का दिए हो, जो आईआईटी में पढ़ रहा होगा, और मान लो कि यहाँ पे आसपास में जो भी आईआईटी है, एक बार एग्जाम के टाइम पे आप विजिट करें, देखें कि वो कितना काम करते हैं। मैंने पढ़ना है, क्लास सुबह 8 बजे से लेके 1 बजे तक, 2 से 5 लैब, लैब रिपोर्ट तैयार करना है, सप्ताह में 5 दिन में 3 दिन लैब होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री और एक टेक्निकल आर्ट्स या कोई इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का लैब होता है, 3 दिन 4 दिन। 8 बजे से लेके 5 बजे तक ब्रेक केवल मिलता है 1 से 2, 1 से 2। 5 बजे के बाद फिजिकल एजुकेशन एकदम फिक्स है कि जाना, नहीं तो वो भी फेल कर देगा, है कि नहीं। 1 साल से लेके 4 साल तक लोग फिजिकल एजुकेशन का कोर्स करते हैं केवल दौड़ने के लिए, तो वहां भी जाना है। बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं क्योंकि रिपोर्ट बनाना है, पढ़ना है, तो फेल हो जाते हैं, फिर अगले साल, फिर अगले साल, फिर अगले साल, चौथे साल जाना पड़ता है पास होना है तो कहने का मतलब ये है कि 8 से 5 लगातार वो लोग भी कर रहे हैं काम। जब आप ही के जैसे व्यक्ति आप ही पहुंच जाते तो काम करते, तो उस काम को करना है, और उसके बाद भी जो समय बचता है
उसमें प्रोडक्टिव वे में समय का उपयोग करना है। तो कहानी का मूल मंत्र ये है कि अगर अभी आदत बनाएंगे कि छोड़ छोड़ के काम कर लेंगे तो काम उतना प्रोडक्टिव नहीं होगा, फिर वही हाल होगा। तो क्लासेज पूरा करें, चतुराई से समय का यूज करना सीखें, उसी में सफलता का रहस्य छिपा हुआ है। और दिमाग को जैसा बनाएंगे वैसा बनेगा। दिमाग में इनफाइनाइट स्ट्रेंथ है, तो आपको जैसा बनाएंगे वैसा बनेगा, ये ध्यान रखेंगे। तो मेरा तो मानना यही है कि जो चैलेंज सामने है उसके अनुसार अपने आप को ट्रेन करो, उसमें बेनिफिट मिलेगा। तो कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस इन फेज ट्रांजिशन, इन फेज ट्रांजिशन। तो कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस इन फेज ट्रांजिशन की अगर हम लोग बात करते थे, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि जनरली फेज ट्रांजिशन अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आज जैसे ये क्लास बाइंड अप हो रहा है, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ भी स्टार्ट होगा, बहुत छोटा सा है। अगला क्लास जो होगा उसमें लगातार जो भी आपका एक्सरसाइज 3 होगा फर्स्ट लॉ का या सेकंड लॉ का, आप 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट अगला क्लास में रुक करके डिस्कशन करेंगे। देन थर्मोकेमिस्ट्री की या डेल्टा जी की हम लोग या गिब्स फ्री एनर्जी की बात करेंगे, तो ध्यान में रखेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस इन फेज ट्रांजिशन हम लोगों ने पढ़ा है। फेज ट्रांजिशन जनरली कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होता है। तो आप यहां लिखेंगे कि जनरली फेज ट्रांसफॉर्मेशन या फेज ट्रांजिशन अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो डेल्टा एस की अगर आप बात करते हो फेज ट्रांजिशन की, डेल्टा एस फेज ट्रांजिशन की आप बात करते हो, तो आप यहां dq बाई टी लिखोगे। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आएगा। ट्रांजिशन टेम्परेचर, फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर, तो आप यहां लिखेंगे 1/T, दिस इज ट्रांजिशन टेम्परेचर, फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर, और dq का इंटीग्रेशन। अब dq हमने पढ़ा है कि ट्रांसफर ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज नोन एज चेंज इन इंथैल्पी, a transfer of heat at constant volume that is change in internal energy। इसको लिखना है, अभी लिखना है, जल्दी बोलो। मैं रुक जाता हूं, बोलोगे तो मैं तो रुका ही रहता हूं, बात तो कर ही रहा था। हाँ मैं रुका हुआ हूं, लिख लो। थक चुके हो तुम लोग, नहीं ऐसा नहीं है। थक जाते हो तुम लोग, अभी तो कहानी शुरू हुई है। इस दुनिया में रेस जितना है, पढ़ रहे हो, इंजीनियर बनोगे, ऑफिसर बनोगे, साइंटिस्ट बनोगे, बिजनेसमैन बनोगे, इससे ज्यादा मेहनत करना है। अभी तो शील्ड प्रोवाइडेड है कि नहीं, प्रोटेक्टिव लेयर लगा हुआ है अभी। जब वो प्रोटेक्टिव लेयर धीरे धीरे हटते जाएगा तब पता चलेगा कि हाँ ताकत है। और सबसे ज्यादा ताकत तो इस उम्र में है, तो डरना किस बात की है? तुम लोग थक जाते हो, ये हटाया जाए। हम्म। और कुछ आलसी लोग तो मान लो कि वो चाहते हैं कि थोड़ा आराम करते हुए चले, है कि नहीं? तो एट कांस्टेंट प्रेशर की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये ट्रांसफर ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पे हमें क्या मिलेगा? डेल्टा एच के बराबर मिलेगा। तो एट कांस्टेंट प्रेशर की अगर आप बात करते हो, तो डेल्टा एच फेज ट्रांजिशन किसके बराबर मिलेगा? तो आप लिखेंगे डेल्टा एच फेज ट्रांजिशन का डिवाइडेड बाय ट्रांजिशन टेम्परेचर। और एट कांस्टेंट वॉल्यूम की अगर आप बात करते हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं, तो डेल्टा एस फेज ट्रांजिशन ये हमें मिलेगा डेल्टा यू फेज ट्रांजिशन डिवाइडेड बाय ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है
फ्यूजन या मेल्टिंग। तो सॉलिड से लिक्विड बेसिकली सबस्टांस का कन्वर्जन हो रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो एट कांस्टेंट प्रेशर आप लिखेंगे डेल्टा एस फ्यूजन किसके बराबर होगा बोलो। तो डेल्टा एस फ्यूजन आप लिखोगे डेल्टा एच फ्यूजन बाय मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां पे आप इसे डेल्टा एच फ्यूजन की अगर आप बात करते हैं तो सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड, आप यहां मेल्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं। एट कांस्टेंट वॉल्यूम की अगर हम लोग बात करते हैं तो डेल्टा एस फ्यूजन किसके बराबर होगा, तो डेल्टा यू फ्यूजन डिवाइडेड बाय ये फ्रीजिंग टेम्परेचर हो जाएगा। वेपोराइजेशन प्रोसेस की अगर आप बात करते हैं तो लिक्विड से वेपर बनेगा, बोलो लिक्विड से वेपर, लिक्विड से वेपर बन रहा है। तो एट कांस्टेंट प्रेशर क्या फॉर्मूला हम सभी लिखेंगे, तो एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एस वेपोराइजेशन इज इक्वल टू, ये फेज ट्रांजिशन है वेपोराइजेशन, तो डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाय बॉइलिंग टेम्परेचर या ट्रांजिशन टेम्परेचर या फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर। और एट कांस्टेंट वॉल्यूम की अगर आप बात करते हो तो डेल्टा एस वेपोराइजेशन किसके बराबर होगा, डेल्टा यू वेपोराइजेशन बाय टीबी। थोड़ा सा बुकलेट ओपन करेंगे आप, किताब। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सबसे छोटा सा पार्ट है, 15 मिनट लगेगा। गिव्स फ्री एनर्जी 30-40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा, जो भी लगेगा उसमें समय ज्यादा लगेगा अगले क्लास में। तो डिस्कशन प्लस थर्ड लॉ और गिव्स फ्री एनर्जी अगले क्लास में है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और जब क्वेश्चन हमें कैच करना है तो फिजिक्स में तो गिव्स फ्री एनर्जी पढ़ते ही नहीं है, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्यों, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में हमने पहला लाइन लिखा था कि थर्मोडायनेमिक्स प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ ए प्रोसेस, यानी वो मैथमेटिकली थ्योरेटिकली ये बताता है कि कौन सा प्रोसेस आगे की ओर प्रोसीड करेगा। अब मान लीजिए आपने चेक नहीं किया डेल्टा जी, 4 पीढ़ियां आकर चली गई और प्रोसेस आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तो डेल्टा जी इंपॉर्टेंस रखता है, हंसने के लिए मैं बोलता हूं, चाहे वो फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो, जहां कहीं भी डेल्टा जी आ गया आप महत्वपूर्ण सिंबल जो भी वहां लगाते हैं लगा लीजिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, क्योंकि उसका एक अलग महत्व है। बाकी आप लोग तो अनुभवी इंसान है ना। तो कौन सा एक्सरसाइज ओपन किया जाए ये बताएं आप, एक्सरसाइज 1 बनाए होंगे, बनाए हैं आप, हर ये सेकंड लॉ का नहीं बनाए हैं, समय नहीं मिलता है ना, समय नहीं मिलता है। ओह, समय नहीं मिलता है, हे प्रभु। समय नहीं मिलता है, थर्मो के लिए नहीं मिलता है, ये सबसे सही बात है। थर्मो कोई चैप्टर है? हम्म। थर्मो के लिए समय नहीं मिलता है। एक क्वेश्चन बनाते चलते थोड़ा सा देखेंगे आप, एक्सरसाइज 1 का पेज नंबर 61, पेज नंबर 61 पे B1 B3, B1 B3 देखेंगे दो केवल। हाँ, दो क्वेश्चन देखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेक्शन A B एक्सरसाइज 1 का होमवर्क है अगले क्लास में मिनिमम, क्योंकि आप लोगों को मैंने थर्ड बोला हुआ है, लेकिन A B इसको आप बना लेंगे, A B आपसे कंप्लीट बन जाना चाहिए। हाँ हाँ, जब भी मैं बोलता हूँ पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 हर क्लास में। कल है क्लास, तो एक कम से कम एक पार्ट तो कर लोगे भाई। अरे
तो तुम लोग इतना कैसे चलेगा? ये हटाया जाए। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, कौन बताएंगे? कोई भी व्यक्ति। पहला क्लास में हम लोगों ने थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा हुआ है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बोलिए। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि पूरे यूनिवर्स में कोई भी परफेक्ट क्रिस्टल, चाहे वो प्योर एलिमेंट एंड कंपाउंड का बना हुआ है, एट जीरो केल्विन टेम्परेचर उसकी इंट्रॉपी क्या होगी? जीरो होगी। यानी द इंट्रॉपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड सबस्टांस ऑफ ऑल प्योर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स एट जीरो केल्विन टेम्परेचर इज इक्वल टू जीरो। हमने जैसे पास्ट में पढ़ा था, इसको आप ले लो। हम लोगों ने जैसे पास्ट में पढ़ा हुआ था इंटरनल एनर्जी, कि इंटरनल एनर्जी हम लोग एब्सोल्यूट किसी मोमेंट पे कैलकुलेट नहीं कर सकते। इंथैल्पी भी हम लोगों ने पढ़ा, इंथैल्पी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जैसे हम इंट्रॉपी की बात करेंगे, मोलर इंट्रॉपी की बात करेंगे, स्टैंडर्ड मोलर इंट्रॉपी की बात करते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली किसी सबस्टांस का मोलर इंट्रॉपी या स्टैंडर्ड मोलर इंट्रॉपी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी कंडीशन पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेटमेंट, जो कि पहले क्लास में भी हम लोगों ने लिखा हुआ था, उसको लिखेंगे। इन लोगों ने कुछ टाइप किया हुआ है सर, डिनोमिनेशन में क्या है? इफ और यहाँ डिनोमिनेशन होता है टीएफ और टीवी। डिनोमिनेटर फ्यूजन, फ्यूजन हो रहा है। फ्यूजन सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, H2O सॉलिड से H2O लिक्विड मेल्टिंग हो रहा है। दोनों बेसिकली प्रोसेस होता है। सॉलिड से लिक्विड भी बन रहा है, लिक्विड से सॉलिड भी बन रहा है। आप किधर से स्टडी कर रहे हैं? मान लीजिए मैंने फ्यूजन लिख दिया, आप यहां मेल्टिंग भी लिख सकते। सॉलिड से लिक्विड बन रहा है तो लिक्विड से सॉलिड की अगर आप बात करते थे, मैंने लिख दिया है मेल्टिंग, लिख दिया है मेल्टिंग टेम्परेचर या फ्रीजिंग टेम्परेचर। H2O सॉलिड या H2O लिक्विड फ्रीज होता है, लिक्विड फ्रीज होता है या सॉलिड मेल्ट होता है कितने टेम्परेचर पे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। H2O लिक्विड को जब हम गर्म करते हैं तो वो बॉयल होता है, तो लिक्विड से वेपर बनता है या वेपर से लिक्विड बन रहा है, टेम्परेचर वहां पे क्या है? कांस्टेंट है। ट्रांजिशन, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो अब दोनों रास्ता के लिए मैंने वहां पे लिख दिया है, इसे कंफ्यूज ना हो। यहां पे लिखा हुआ है दैट इज ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये क्या लिखा है? फेज ट्रांजिशन। ये कंफ्यूज नहीं करेगा। तो ये फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर यहां पे साफ साफ लिखा है कि यह फ्यूजन है तो सॉलिड से लिक्विड यानी मेल्टिंग को डिस्क्राइब कर रहा है। ये मैं लिख दे रहा हूं। ये पक्का सिविल इंजीनियर बनेगा जो भी ऑनलाइन में बैठा हुआ है। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मेरा पूरा समय खा गया भाई। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो ये क्लियर होना चाहिए कि जो भी प्रोसेस का नाम हो कंफ्यूज नहीं होंगे। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर आप बात करते हैं टीएलओटी, तो आप कह सकते हैं द इंट्रोपी ऑफ perfectly crystalline substance, the entropy of perfectly crystalline substance of all pure elements, and compounds at zero Kelvin temperature, zero Kelvin temperature is equal to zero, is equal to जीरो। यहां पे एक टर्म डिफाइन किया गया है, जैसे हम लोग
डेल्टा एसएम की बात करते हैं या डेल्टा एस की बात करते हैं, फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर यहाँ पे कोई परफेक्टली क्रिस्टलाइन सबस्टांस हो तो उसका आप डेल्टा एस कैलकुलेट कर सकते हैं। और डेल्टा एस आप बता सकते हैं इंट्रोपी ऑफ सबस्टांस, या डेल्टा एसएम की बात कर रहे हैं तो मोलर इंट्रोपी ऑफ सबस्टांस एट टी केल्विन माइनस मोलर इंट्रोपी ऑफ सबस्टांस एट 0 केल्विन इंटीग्रल डी क्यू बाई टी। तो एनसी डी टी बाई टी कहां से लेके कहां तक, T1 से लेके T2 तक। तो किसी भी सबस्टांस का हम मोलर इंट्रोपी किसी स्टैंडर्ड कंडीशन पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मैंने ऐसी अभी एक फॉर्मूला जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है। तो सबसे पहले अगर मोलर इंट्रोपी की आपसे बात की जाए, फॉर्मूला को अभी नहीं लिखते हैं, मोलर इंट्रोपी की अगर बात की जाए तो मोलर इंट्रोपी क्या कहलाएगा बताएं आप। मोलर इंट्रोपी एसएम से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, तो आप कह सकते हो द इंट्रोपी ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टांस, द इंट्रोपी ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टांस, द इंट्रोपी ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टांस इज कॉल्ड मोलर इंट्रोपी, इज कॉल्ड मोलर इंट्रोपी। स्टैंडर्ड मोलर इंट्रोपी क्या होता है बोलिए। तो स्टैंडर्ड मोलर इंट्रोपी की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे क्या होता है स्टैंडर्ड कंडीशन। तो स्टैंडर्ड कंडीशन पुराने टाइम पे हम लोग 1 ATM लेते थे और अभी न्यू रेफरेंस क्या है 1 बार। तो चाहे आप 1 ATM लिखें और फिक्स टेम्परेचर या 1 बार और फिक्स टेम्परेचर, दैट विल बी स्टैंडर्ड कंडीशन। फिक्स टेम्परेचर जनरली हम लोग रूम टेम्परेचर लेते हैं, दैट इज 298 केल्विन। तो आप यहां पे कह सकते हो कि द इंट्रोपी ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टांस, द इंट्रोपी ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टांस एट, इसको हटा सकते हैं इधर, द इंट्रोपी ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टांस एट स्टैंडर्ड कंडीशन, एट स्टैंडर्ड कंडीशन इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे हम लोग। तो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होगा, प्रेशर 1 ATM एंड टेम्परेचर 298 केल्विन या एनी फिक्स टेम्परेचर, एनी फिक्स्ड क्या होगा टेम्परेचर होगा। The entropy of 1 mole of substance at a standard condition is called a standard molar entropy. स्टैंडर्ड मोलर इंट्रोपी का सिंबल होता है SM नॉट। नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन को डिस्क्राइब करता है, नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन को डिस्क्राइब करता है। तो जैसा कि ध्यान देंगे, आज तो मैं ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं पाऊंगा, लेकिन ये है बस ये चित्र बना लेता थोड़ा सा है। ये केवल एक छोटा सा चित्र है, चलते चलते, है कि नहीं, चलते चलते। तो यहां पे SM नॉट स्टैंडर्ड मोलर इंट्रोपी है, स्टैंडर्ड मोलर इंट्रोपी की बात करते हैं अब वर्सेस टेम्परेचर। हमने पढ़ा कि किसी भी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सबस्टांस का इंट्रोपी 0 केल्विन टेम्परेचर पे, यानी एक्स एक्सिस टेम्परेचर एक्सिस है, इसका यूनिट क्या है बोलो, इसका यूनिट क्या है केल्विन है। रहने देते हैं आज इसको, खाली इतना ही, एक्स और वाई एक्सिस भी नहीं बनाओ, अगले क्लास में पढ़ेंगे। किसी ने कहा है HW, फिर से रिपीट कर दीजिए, हाँ होमवर्क। तो HW में एक्सरसाइज 1 सेकेंड लॉ का सेक्शन A और B पार्ट 1 कर लेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का 1 और 3 आप पूरा बना लेंगे। 2 लगभग मेजर क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में कवर किया है, आप वो पूछेंगे। और कुछ एक्सरसाइज 3 सेकेंड लॉ का मैं खुद डिस्कस कर लूंगा, तो आपका 1 और 3 कंप्लीट हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 1 2 3 किसका, फर्स्ट लॉ का, सेक्शन A और B पार्ट 1 सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स का, बस इतना कर लेंगे आप।
क्योंकि आप लोग उठाइए